सौभाग्यशाली हैं। देश सेवा का व्रत लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कर्मयोगी श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं। आप जन गण के मन की नई आशा हैं। नामुमकिन अब मुमकिन है। आपका हिमाचल वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन। सादर निवेदन है हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी से विधिवत स्वागत के लिए। सम्मानित मंच एवं इस सम्मेलन के शुभारंभ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो जननायक के रूप में राष्ट्र की ऐसी भावना देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के मनों में पैदा हो, कार्य साधक विलक्षण प्रतिभा के धनी श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका वर्चुअली हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, इस काउंसिल चैम्बर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माध्यम से मैं आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन सत्कार करता हूं। 100 वर्ष पहले इसी शिमला में प्रथम नॉमिनेटेड फ्रेडरिक वाइट, जो हाउस ऑफ कॉमन से लोकतंत्र के एक विशेषज्ञ थे, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया था। शताब्दी वर्ष के आयोजन करवाने का यह मौका श्री ओम बिड़ला जी ने हमें शिमला विधानसभा हिमाचल प्रदेश को दिया। मैं आपका जो इस एपोक के चेयरपर्सन है उनका भी अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सभी इस क्षण के गवाह बन गए कि 100 साल पहले जब ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ, तो आज 100 वर्ष के बाद ये मौका इतिहास में जब लिखा जाएगा तो 1921, 2021 हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मैं आदरणीय श्री ओम बिड़ला जी का अभिवादन सत्कार करता हूं। आदरणीय ओम बिड़ला जी जो हमारे शक्ति के पुंज हैं, प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक हैं, आपका अभिवादन। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, आपका अभिवादन, आपके सहयोग आभार, अभिनंदन व सत्कार करता हूं। हमें यह 7वीं बार इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं ये कहना चाहता हूं कि 1921 में फ्रेडरिक वाइट इसके नॉमिनेटेड अध्यक्ष बने थे और 1925 में विठल भाई पटेल जी इलेक्टेड स्वराज पार्टी से चुने गए थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के प्रतिनिधि को हराया था। यह बहुत सी उपलब्धियों भरा स्थान है। मुझे ध्यान में है कि 1300 से अधिक प्रस्ताव इस माननीय सदन में पारित हुए हैं। हिंदुस्तान की महिलाओं को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, ये 1925 में यहीं से प्रस्ताव पारित हुआ था। ये नदी नालों में और खड्डों में बहने वाला पानी पानी नहीं, ये सोना है, इस पर हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए, ये प्रस्ताव भी यहां पर पारित हुआ था। बुजुर्गों के पालन पोषण भत्ते का जिक्र अगर मैं करूं तो वो प्रस्ताव भी यहां पर पारित हुआ था। हर विधानसभा में विधानसभा का सचिवालय होना चाहिए, ये प्रस्ताव भी यहां पर पारित हुआ था, जो बाद में कानून बने। मैं समय की परिधि को ध्यान में रखते हुए इतना ही कहना चाहता हूं, ये विधानसभा श्रेष्ठ विधानसभाओं में गिनी जाती है। ई विधानसभा देश की सबसे पहली विधानसभा जहां पर माननीय विधायकों को पूरे उनके एंड्रॉइड फोन के ऊपर विकासात्मक जानकारियां उनको प्राप्त होती हैं। मैं इसके लिए भी यही कहना चाहता हूं
कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के विकास को नई गति और नई दिशा देने की कोशिशें हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ओर से हो रही हैं। अमृत महोत्सव और अभी पिछले कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष अस्तित्व में आने का कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति जी इसी मंच पर आए थे और आज हमें ये मौका शताब्दी वर्ष के रूप में यहां पर प्राप्त हुआ है। ये 3 प्रकार की जो मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के विकास में शिखर की ओर ले जाने के लिए जो प्रयास हुए हैं, मैं इस विधानसभा के उन तमाम अध्यक्षों का भी अभिवादन, धन्यवाद और हिमाचल प्रदेश के उन निवर्तमान मुख्यमंत्रियों का भी अभिवादन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने हाथों से एक एक ईंट हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए लगाई है और उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी यहां पर आए, आपका अभिवादन। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आपका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। आभार माननीय अध्यक्ष महोदय। आज से लगभग 25,000 वर्ष पूर्व गण और संघ जैसे शब्द प्रयोग में रहे हैं। हमारे देश की माटी में लोकतंत्र की प्राचीन जड़ें मजबूत हो रही हैं। प्रदेश विधानसभा अपने गौरवमय इतिहास और परंपराओं के लिए विश्वविख्यात है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से सादर निवेदन है संबोधन के लिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ भी बहुत नजदीकी से जुड़े रहे हैं और हिमाचल को भली भांति जानते हैं, आज के इस पावन मौके पे विशेष तौर पे यहाँ पे पहुंचे लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, माननीय उपसभापति श्री हरवंश जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार जी एवं उपाध्यक्ष हंसराज जी और इस सभागार में उपस्थित समस्त विधानसभा से आए हमारे पीठासीन अधिकारीगण, माननीय प्रधानमंत्री जी, आज बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। हिंदुस्तान के कई महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी काउंसिल चैम्बर और इसके संसदीय इतिहास के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस विधानसभा के इस सभागार के 100 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर हम सब एकत्रित हुए हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र को सशक्त करने व संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए यहीं से 100 वर्ष पूर्व सन 1921 में पीठासीन अधिकारियों का प्रथम सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। लोकतंत्र की बुनियाद यहाँ पे रखी गई थी। हिंदुस्तानी लोकतंत्र का अलख यहाँ से जगाया गया था और यही स्थल भारतीय लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली का सूत्रधार है। इसलिए आज का दिन हम सब के लिए लोकतंत्र के किसी पर्व से कम नहीं है और इस मौके पे आप हमारे बीच में विराजमान हैं। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सहित इस सभागार में सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। विधानमंडल के पहले चयनित अध्यक्ष भी इसी यहीं पे कुर्सी पे विराजमान हुए थे, माननीय श्री विठल भाई पटेल जी, जहां पे श्री ओम बिरला जी आज सुशोभित हैं और उन्होंने अंग्रेजी हुक्मरानों को हराकर यहाँ पे पहले पीठासीन अधिकारी का आसन ग्रहण किया था। इस सदन में भारत को आजाद करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया और महिलाओं के मताधिकार जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस सदन में पारित होते रहे। हमें फक्र है कि पंडित मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जी
जिनकी की आज पुण्यतिथि है, इस सदन को सुशोभित कर चुके हैं। अंग्रेजों के समय में शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा और यहां पर केंद्रीय असेंबली का संचालन होता रहा। उसके बाद पंजाब विधानसभा यहां से चलती रही। हिमाचल प्रदेश सचिवालय भी कुछ समय के लिए यहां से चला। ऑल इंडिया रेडियो जैसे प्रतिष्ठित संस्थान यहां से चलाए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी आज से 50 साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जनवरी 1971 को हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था और आज उसके 50 साल की जयंती भी हम यहाँ पे मना रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश का इतिहास 50 साल पुराना हो गया है और पूरा साल हम इस समारोह को सब मिलके मिला रहे हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मना रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज यहाँ पे पीठासीन अधिकारियों का कार्यक्रम हो रहा है। पीठासीन अधिकारी राजनीतिक दलों से आते हैं, लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है कि पीठासीन अधिकारियों की कोई पार्टी नहीं होती। इस संसदीय मर्यादा और उच्चतम परंपरा को हमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। सदन के भीतर लोकतंत्र के सारे दारोमदार पीठासीन अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करते हैं। लोकतंत्र परंपराओं और मान्यताओं से चलता है और इसलिए आज इनके समक्ष पेश आ रही तमाम चुनौतियों और चिंताओं पर गौर करने की जरूरत है। महोदय, एक समय था जब पीठासीन अधिकारी पार्टी की बैठकों में नहीं जाते थे, राजनीतिक पार्टी की बैठकों में नहीं जाते थे, चुनाव के दौरान प्रचार नहीं किया करते थे, लेकिन ये परंपराएं अब टूटने लगी हैं जो हमारी उच्च संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं के विपरीत है। मुनासिब है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन हमारी संसदीय मर्यादाएं और परंपराएं हैं और पक्ष विपक्ष दोनों को इस पर मिलकर विचार करना होगा। विधानमंडल जानकारियां छुपाने का भी मंच नहीं है, लेकिन देखने में आने लगा है कि आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं पहले मिलती हैं और विधानसभाओं में देरी से मिलती हैं। यह भी एक चिंतनीय विषय है। देखने में आया है कि दल बदल कानून बंद तो गया है, लेकिन उसको लेकर कई तरह की अवधारणाएं हैं। मामले अदालतों में जाते हैं और भारतीय लोकतंत्र कटघरे में खड़ा होता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का दस्तूर रहा है कि हम 35 बैठकें करते हैं और प्रयास रहता है कि ये सभी बैठकें पूरी की जाएं। विधानसभा में शून्यकाल हो या ना हो, इस पर फैसला लंबित है और इस पर आपका मार्गदर्शन भी अमूल्य है। सदन पक्ष और विपक्ष से चलता है। ये जाहिर भी है कि विपक्ष के पास संख्या बल नहीं होती। चर्चाओं में संतुलन लाने के लिए विपक्ष को पर्याप्त समय मिलना चाहिए, अन्यथा लोगों के मुद्दे दबे रह जाएंगे, क्योंकि ये माना गया है कि ऑपोजिशन इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। विपक्ष लोकतंत्र की आत्मा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के जो शिल्पकार थे, मैं आज इस सदन में उनके द्वारा कहे गए वक्तव्य को दोहराता हूं। अध्यक्ष निष्पक्षता का प्रतीक है, संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का सच्चा संरक्षक है, इसलिए उसे एक अद्वितीय स्थान हासिल है। भारतीय संविधान द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त है। यही बात माननीय श्री ओम बिरला जी ने भी कही है कि पीठासीन अधिकारियों की शक्तियों को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। हम हिंदुस्तान की पहली पेपरलेस असेंबली का गौरव हमें प्राप्त है। हिमाचल विधानसभा द्वारा स्थापित ई विधानसभा प्रणाली का पूरा देश अनुसरण कर रहा है। 100 वर्षों की इस स्वर्णिम यात्रा को यादगार बनाने के लिए निगाहें आपकी तरफ केंद्रित है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का दूसरा परिसर धर्मशाला में स्थापित है, जो कि ई विधान की राष्ट्रीय स्तर की एकेडमी बनाने के लिए हम लंबे अरसे से प्रयास कर रहे हैं। जब मैं संसदीय कार्य मंत्री था तब भी इस एकेडमी के प्रयास हुए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका वरदहस्त प्राप्त होगा तो इस स्वर्णिम यात्रा में एक शानदार उपलब्धि दर्ज होगी। आज आपकी गौरवमयी उपस्थिति में इस कार्यक्रम से हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास का एक नया इतिहास जुड़ा है। निश्चित तौर पर इससे हमारी लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली मजबूत होगी। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और श्री ओम बिरला जी का विशेष तौर पे आभारी हूं कि आपने
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हो रहे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हम सबको गौरवान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी से सादर निवेदन है विचार साझा करने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय स्पीकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा श्री विपिन परमार जी, माननीय डिप्टी स्पीकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा श्री हंसराज जी, ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस 82वीं कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए माननीय पीठासीन अधिकारीगण, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय मंत्री एवं सदस्यगण, लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सेक्रेटरीगण, भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अवसर पर उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत, आभार और धन्यवाद। मेरी बधाई हिमाचल राज्य की स्थापना के 50 गौरवमय साल पूरे होने पर यहाँ की सरकार, विधानसभा और लोगों को उनकी उल्लेखनीय प्रगति और विकास के लिए। माननीय लोकसभा स्पीकर को धन्यवाद कि उन्होंने इस 100 वर्ष के महत्वपूर्ण अवसर पर 2 प्रासंगिक विषयों को चर्चा के लिए चुना है। पहला, जर्नी ऑफ ए सेंचुरी, इवैल्यूएशन एंड द वे फॉरवर्ड, और दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, द हाउस एंड द पीपल। यह पल ऐतिहासिक है, 100 वर्ष पहले के अतीत इतिहास पर नजर डालने का क्षण, साथ ही आने वाले 100 वर्षों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी। अतिरिक्त अवसर यह है कि आजादी का अमृत महोत्सव का यह दौर भी है। यह 21वीं शताब्दी, हमारे माननीय स्पीकरगण, टेक्नोलॉजी प्रधान दुनिया है। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। डाटा हमारी नियति तय करेंगे। वर्चुअल करेंसीज और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी जैसे इशूज इंसान और धरती का भविष्य प्रभावित कर रहे हैं। कोविड के प्रकोप से हम गुजर ही रहे हैं। ऐसे अनेक इशूज हैं जो कि ग्लोबल दुनिया में भारत, इंसान और चुनौती पेश कर रहे हैं। 21 में क्या हमारी संसदीय या विधायी प्रणाली, तैयारी और कानून इनके अनुरूप हैं? बदलते समय के साथ क्या इनमें इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हमने करने की, यह दौर इसमें क्या है, यह मैं आपको इस दौर के सबसे बड़े फ्यूचरिस्ट के रूप में जिस व्यक्ति का नाम रे कुर्जवेल, उनका एक छोटा कोट बताना चाहता हूं। विद इन ए फ्यू डिकेड्स machine intelligence will surpass human intelligence, leading to the singularity technological change so rapid and profound it represents a rupture in the fabric of human society. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2021 से 30 के इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह मानव सभ्यता, व्यवस्था सबको बदल देगा। मेरे मन के अंदर यह जिज्ञासा उठती है कि क्या हमारी विधायिका, सरकार, प्रशासन, पूरी व्यवस्था के लिए यह जो बदलते समय का अवसर है, हम नए ढंग से इन परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल रहे हैं। इन परिस्थितियों में हमें डायनेमिक लेजिस्लेचर की भी जरूरत है। इसलिए हमें डायनेमिक लेजिस्लेचर की जरूरत है जो अपनी संस्थाओं इसके अनुरूप बना सके। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण काम हो रहा है। मुद्दों पर तथ्य इकट्ठा करना और हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संसाधन देकर उनका परीक्षण, अध्ययन और उनको आगे क्रियान्वित करने की ओर ले जाने का प्रयास। इसी तरह फ्यूचर्स कमेटी का काम उन इश्यूज को विकसित करना है जो आने वाले समय में देश को प्रभावित करने वाले हैं। अब हमें भी ऐसा विलंब करनी चाहिए। आवश्यक कानून बनाने में विलंब की भारी कीमत देश और समाज चुकाता है। मैंने पहले कभी उल्लेख किया है कि अगर समय से हमने कानून नहीं बनाए, समय के साथ तालमेल नहीं रखा, तो सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट बड़े पैमाने पर हमें चुकाना पड़ता है। केवड़िया में मैंने इसका उल्लेख किया था। साथ ही मैं बहुत संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा कुछ जो रिडंडेंट लॉज हैं, अनावश्यक कानून है, उनको रिपील करने का।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर एक कानून का उल्लेख किया। कम से कम मेरे लिए बड़ी जानकारी थी वो, जो मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा पुराने कानूनों को जानूं। वो कानून 200 वर्षों से देश में लागू था, 1857 से पहले से मैप से संबंधित। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे रामानुजन कमेटी बनी, जिसने केंद्र में अनावश्यक कानूनों की पहचान की। 2014 से 19 के बीच लगभग 1479, लगभग 1500 लॉज को रिपील किया गया, पर राज्यों में यह पहल अभी तेजी से होनी बाकी है। काफी कोशिश के बाद निजी पहल मैंने की, 9 राज्यों से हमें सूचनाएं मिली। कर्नाटक ने 2003 से 2020 के बीच 1300 पुराने कानूनों को निरस्त किया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश ने पिछले 400 सालों में 500 अनावश्यक कानूनों को निरस्त किया है। आंध्र, तमिलनाडु और बंगाल ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं, पर बाकी राज्यों में भी ऐसा होना बाकी। इसी तरह एक और मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, जैसे पूरे चावल से एक चावल देखते हैं, ऐसे अनेक कानूनों के बीच से महज एक का मैं उदाहरण दे रहा हूं, ताकि मैं यह आपसे निवेदन कर सकूं कि सारे चीजों को नए संदर्भ में हमें देखने की जरूरत है। इसी तरह जब हम सांसद बनकर आए तो सदन के फ्लोर पर दिए जाने वाले आश्वासनों का मामला हमने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कल उल्लेख भी किया था शाम में, और पता चला, कई माननीय स्पीकर ने बताया कि 25-30 वर्ष से अनेक इंश्योरेंसेज पड़े हुए हैं। इसी तरह राज्यसभा में 842 इंश्योरेंसेज है, 10 वर्ष से पुराने। लोकसभा में भी ये इंश्योरेंसेज की हालत है, ये काफी वर्ष पुराने हैं। इनकी हकीकत क्या हम जानते हैं कि इनका ना बजट में प्रावधान है, न योजना में महज ये आश्वासन है। कमेटियों को बैठक होती है, कितना श्रम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, देश का कितना उसमें श्रम और पूंजी जाती है, पर इस पर कुछ होना नहीं, हम सब जानते हैं। पर क्यों ऐसी चीजों को हम कैरी करते हैं? यह ऐतिहासिक अवसर है, 100 वर्ष जब हो रहे हैं तो हमारे कंधों पर दायित्व है कि हम आने वाले 100 वर्षों के लिए वो उन्हें के लिए कानून बनाएं, जिसकी चर्चा अभी हुई कि 100 वर्षों में हमने क्या उल्लेखनीय कानून देश और समाज के लिए बनाए हैं। सनसेट कॉलेज, जिसका भी मैंने उल्लेख किया था। पुराने पड़ गए कानूनों को हटाने के साथ साथ ही नए कानूनों के बारे में भी उनकी सीमा और अवधि को देखना चाहिए। अनेक देशों में जो एक्ट्स पास होने उनमें एक सनसेट क्लॉज डाल दिया जाता है, जिससे कुछ अवधि के बाद वो एक्ट्स अपने आप समाप्त हो जाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि कानून तो फिजिकल एज के हमारे बने हैं, क्या हमारा लीगल सिस्टम या व्यवस्था इस डिजिटल और वर्चुअल एज में बदलाव के साथ गति रख पा रहा है? यह हमें देखना चाहिए। हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में इसका भी उल्लेख किया था हमने पहले। डिजिटल एरा की व्यवस्था फिजिकल एरा के कानूनों को एफिशिएंटली नहीं चला सकती। रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस राज्यसभा 1964 में ड्राफ्ट हुआ। इसी तरह रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा 1952 में। इसके बाद दशकों के अंतराल में पीसमिल चेंजेज होते रहे। क्या आधुनिक समय के साथ तालमेल रखने के लिए इन रूल्स और प्रोसीजर को हम आधुनिक बनाएं? इस पर हमें गौर करना चाहिए। इसी तरह मैं बहुत विस्तार से बताता, इसी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में 1926 से लेकर 68 तक और बाद के दिनों में डिसरप्शन और इंडिसिप्लिन पर क्या चर्चा हुई है, पर अभी तक हमको इसका रास्ता निकाल नहीं सके। मैं तय समय में महज यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने कुछ उदाहरण दिए। केवड़िया में भी हमने इसके पहले इनका उल्लेख किया था। ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस देहरादून, लखनऊ में भी इन बातों का हमने जिक्र किया। एक पंक्ति में अगर मुझे अपना कहने का मर्म बताना हो तो समय के साथ हम बदलें, मानव भविष्य में नियति निर्धारण में टेक्नोलॉजी का महत्व पहचाने, क्योंकि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करती। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया महोदय। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से सादर विनती है संबोधन के लिए। आज इस बहुत ही गौरवमय पल, इस अवसर पर जहां हम बात सुन रहे हैं, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आज जहां एकत्रित हैं, हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष एवं अध्यक्ष भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन श्री ओम बिरला जी, माननीय उप सभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के श्री विपिन सिंह परमार जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी, सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, यहाँ
विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारीगण तथा पीठासीन उप पीठासीन अधिकारीगण, उपस्थित मीडिया के बंधु, भाई और बहनों, यह स्वाभाविक रूप से हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक गौरवमय पल है और मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल माध्यम से हम सबके साथ जुड़ करके हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए जहां आभार व्यक्त करता हूं, वहीं मैं लोकसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये अवसर हिमाचल प्रदेश को दिया और हिमाचल प्रदेश में जो 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का ये सम्मेलन का आयोजन किया। मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि संसद, विधानसभा और विधान परिषद हमारे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के केंद्र बिंदु हैं। इस माननीय सदन, इन माननीय सदनों के सदस्य लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श कर देश व प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अधिनियम, नियम और नीतियों का निर्माण करते हैं। हमारे प्रदेश की विधानसभा का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। राज्य के विधिकारी निकाय के तौर पर विधानसभा जनता के हृदय में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिमाचल प्रदेश का यह सदन अपनी उच्च परंपराओं के निर्वहन और सकारात्मक विचार विमर्श के लिए जाना जाता है। प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष श्री जयवंत राम जी से लेकर आज श्री विपिन सिंह परमार जी तक विभिन्न महानुभावों ने इस माननीय सदन की अध्यक्षता की और गरिमापूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही का संचालन व मार्गदर्शन किया है। इस अवसर पर मैं हिमाचल निर्माता और हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, उनके पश्चात पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री रामलाल ठाकुर जी, स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी, श्री शांता कुमार जी, श्री प्रेम कुमार धूमल जी के द्वारा प्रदेश को प्रदान किए गए नेतृत्व और योगदान को भी स्मरण करता हूं। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसमें कागज रहित कार्य आरंभ किया गया है, जिसे ई विधान के रूप में जाना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी जी तथा प्रदेश के पूर्ण राजत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी इस माननीय सदन को संबोधित कर इसका गौरव बढ़ाया है। इसी सदन ने लोकहित में अनेक अधिनियम, नियम और नीतियों का निर्माण किया, जिनके कारण प्रदेश का चहुमुखी विकास और लोगों का कल्याण सुनिश्चित हुआ है। हमारे प्रदेश ने वर्ष 1948 में अपने गठन से लेकर अब तक अपनी विकास यात्रा में कई आयाम स्थापित किए हैं। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, आय के पर्याप्त साधन नहीं थे तथा विभिन्न साधनों का भी अभाव था। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां विकास के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती थी। लेकिन मुझे आज प्रसन्नता है, आज हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य होने के बावजूद भी अपनी विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हम एक नहीं अनेक मामलों में बहुत बड़े राज्यों से भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के गठन के समय प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 240 रुपए थी, जो वर्ष 2020-21 में बढ़ करके 1,95,000 से अधिक हो गई। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश ने कठिन और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी विकास यात्रा को गति देने में सफलता हासिल की है। और यहाँ आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझसे पहले सभी साथियों ने अपनी बात कही है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुमूल्य समय देने व आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के शताब्दी वर्ष
समारोह को हिमाचल प्रदेश में आयोजित करने का अवसर प्रदान करने तथा इसकी अध्यक्षता करने के लिए माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं राज्यसभा के माननीय उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी, सभी राज्यों के विधान सभाओं, विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारीगण तथा उप पीठासीन अधिकारीगण का भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं उनको भी। और ये संयोग है कि इस वर्ष जहां हम आज ये पीठासीन अधिकारियों की 100 वर्ष का ये शताब्दी समारोह यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, और यहाँ हिमाचल प्रदेश में हम इस वक्त अपने स्टेटहुड के, अपने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस वर्ष 50 वर्ष के इस स्टेटहुड के संदर्भ में बहुत सारे कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में निर्धारित किए थे, लेकिन कोविड की स्थिति के कारण कुछ कार्यक्रमों में हमें परिवर्तन करना पड़ा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत सारे कार्यक्रम हम आने वाले समय में हम अभी तक करने वाले हैं। कोविड के संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी प्रथम डोज जो है वो पूरे देश भर में सबसे पहले पूर्ण की। उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का जहां आभार व्यक्त करता हूं, विशेष तौर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके आपने हम सबको मार्गदर्शन किया, और आज हम सेकंड डोज का भी 75% जो है वो हिमाचल प्रदेश में हम पूर्ण कर चुके हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश इस कोविड के संकट से बाहर निकल करके एक सामान्य परिस्थिति में जिस प्रकार से हम जीवन यापन करते थे, काम करते थे और प्रगति की लिए सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ करके मेहनत करते थे, उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और आज मैं इतना ही जरूर कहना चाहता हूं कि जहां एक बात को लेकर के, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में एक विधानसभा हमारी धर्मशाला में भी बनी हुई है, उसका हम पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं हम, क्योंकि उस वहां सत्र विंटर सेशन हमारा होता है, लेकिन वो छोटा होता है, 5-7 दिन का होता है। अगर यहाँ हमारी जो राष्ट्रीय ई एकेडमी अगर धर्मशाला में अगर हमारे लिए स्वीकृत होती है, तो निश्चित रूप से उससे हमें एक बहुत बड़ा उसका लाभ मिलेगा, और उस भवन का भी पूर्ण रूप से हम उपयोग करने की स्थिति में हो पाएंगे। मैं आज राज्यसभा व लोकसभा के महासचिव, सभी अधिकारी, मीडिया के बंधुओं का जो आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हुए, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल माध्यम से हम सबके बीच में जुड़ करके हम सबका मार्गदर्शन के लिए आपने समय निकाला, मेरा हृदय से हिमाचल देवभूमि की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आभार परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष परम सम्माननीय श्री ओम बिरला जी से बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश है उद्बोधन के लिए। देश भर से आए सभी पीठासीन अधिकारियों का देवभूमि और प्राकृतिक सौंदर्यता का प्रदेश हिमाचल की इस ऐतिहासिक नगरी शिमला में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिमला हमारे देश के अंदर कई ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा है, और आज हम इस शताब्दी समारोह के माध्यम से इस दिन को अविस्मरणीय बनाने जा रहे हैं। मैं इस सम्मेलन में संसदीय कार्यों का लंबा अनुभव रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, जो आज हमसे जुड़े हैं, जो उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा और उनका मार्गदर्शन हमें निरंतर प्रोत्साहित करता है। देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का आरंभ आज से 100 वर्ष पहले यही हुआ था। इस सम्मेलन के माध्यम से देश के लोकतंत्र को अधिक सशक्त
मजबूत बनाने के लिए कई निर्णय और में बड़ी भूमिका इस जगह की रही है। सम्मेलन की इस लंबी यात्रा में हमें माननीय विठल भाई पटेल, माननीय गणेश मावलंकर जी समेत पूर्व अध्यक्षों का भी मार्गदर्शन मिला है। उनके नेतृत्व में विधान मंडलों को समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाने में सहायता मिली है। आज विधान मंडलों के समस्त ज्वलंत विषयों पर चर्चा और संवाद के माध्यम से देश के सामने सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत करने का एक प्रमुख दायित्व है, जिससे लोकतांत्रिक परंपराएं और समृद्ध हो और विकसित हो। इस सम्मेलन में निरंतर चर्चा होती रही कि भारत के तीनों अंगों में किस प्रकार हम अपनी अपनी भूमिका में आदर्श संतुलन बनाए रखें और किस प्रकार विधायी निकायों को अधिक समर्थ और अधिक सक्षम बनाया जाए। हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि विधान मंडलों में होने वाली चर्चा अधिक अनुशासित हो, सारगर्भित हो, गरिमा में हो और संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लाए। बदलते परिप्रेक्ष्य में संसदीय समिति के कार्यक्रम को भी अधिक प्रभावी बनाया जाना और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो, ताकि जनप्रतिनिधि अपने संसदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर सके। विधान मंडलों की बैठकों की घटती बैठकों की संख्या तथा कानून निर्माण के चर्चा में कमी हमारे लिए चिंता का विषय है और इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव में हम संकल्प करें कि फिर से विधान मंडलों की नियम प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि सभी विधायी संस्थाओं को नियम प्रक्रियाओं में एक रूपता हो, जिसमें सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा और बढ़े, लोकतंत्र को सशक्त, जवाबदेही तथा पारदर्शी बनाते हुए सदनों में माध्यम से ज्यादा जनता को हम बेहतर परिणाम दे पाएं। इसलिए सभी दलों से चर्चा करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है सभी दल इसमें सकारात्मक सहयोग देंगे। विधायकों के पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारा विशेष दायित्व है कि हम एक समर्थ, सक्षम और एक सशक्त विधायिकी के निर्माण का सामूहिक संकल्प लें, जो 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप के साथ साथ नई चुनौतियों का भी सामना कर सके और हम इन विधायी संस्थाओं को सशक्त, मजबूत, जनता के प्रति जवाबदेह बना सके। ये सम्मेलन, इसकी चर्चा के लिए हम यहाँ पर आए। निश्चित रूप से 2 दिन के सम्मेलन में एक निश्चित परिणाम निकलेगा और देश की जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुसार ये संस्थाएं काम करेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आभार माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारी उम्मीदों का भारत बनाने वाले आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार, हमारे स्नेहिल अभिभावक, सुशासन व विकास के प्रेरणा पुंज, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी अब वर्चुअल माध्यम से अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें प्रेरणा देंगे। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से आदर सहित विनती है उद्बोधन के लिए। नमस्कार। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश जी, हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, देश के विभिन्न सदनों के पीठासीन सभी सम्माननीय अधिकारीगण और उपस्थित देवियों और सज्जनों, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की ये महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस
हर साल कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होती है। हर साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है जो हमारे देश को, देश की संसदीय व्यवस्था को गति देता है, नई ऊर्जा देता है, नए संकल्पों के लिए प्रेरित करता है। ये भी बहुत सुखद है कि आज इस परंपरा को 100 साल हो रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य भी है और भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक भी है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को, देश की संसद और सभी विधानसभाओं के सभी सदस्यों के और सभी देशवासियों को भी बधाई देता हूं। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। साथियों, हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे और लोकतंत्र में, भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका बड़ा आधार होती है। देश के बीते सालों में देश ने जो हासिल किया है उसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी ने बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे पूर्वोत्तर की दशकों पूरी समस्याओं का समाधान हो, दशकों से अटकी लटकी विकास की तमाम बड़ी परियोजनाओं को पूरा करना हो, ऐसे कितने ही काम हैं जो देश ने बीते सालों में किए हैं, सबके प्रयास से किए हैं। अभी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोरोना का ही है। इतनी बड़ी लड़ाई देश ने सब राज्यों को साथ लेकर जिस एकजुटता से लड़ी, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज भारत 110 करोड़ वैक्सीन डोज, ऐसा बड़ा आंकड़ा पार कर चुका है। जो कभी असंभव लगता था वो आज संभव हो रहा है। इसलिए हमारे सामने भविष्य के जो सपने हैं, जो अमृत संकल्प हैं, वो भी पूरे होंगे। देश और राज्यों के एकजुट प्रयासों से ही ये पूरे होने वाले हैं। ये समय अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाने का है, जो रह गया है उसे पूरा करने का है और साथ ही एक नई सोच, नए विजन के साथ हमें भविष्य के लिए नए नियम और नीतियां भी बनानी है।
हमारे सदन की परंपराओं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय हो, हमारी नीतियां, हमारे कानून भारतीयता के भाव को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने वाले हो। और सबसे महत्वपूर्ण, सदन में हमारा खुद का भी आचार व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दिशा में हमें अभी भी बहुत कुछ करने के अवसर है। साथियों, हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य, एकता की दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण भी करती है। आज के बदलते हुए इस समय में हमारे सदनों की विशेष जिम्मेदारी है कि देश की एकता और देश की अखंडता के संबंध में अगर एक भी भिन्न स्वर उठता है तो उससे सतर्क रहना है। विविधता को विरासत के रूप में गौरव मिलता रहे, हम अपनी विविधता का उत्सव मनाते रहें। हमारे सदनों से ये संदेश भी निरंतर जाते रहना चाहिए। साथियों, अक्सर राजनेताओं के बारे में, जनप्रतिनिधियों के बारे में कुछ लोग ये छवि बना लेते हैं कि ये नेता है तो 24 घंटे राजनीतिक उठापटक में ही जुटे होंगे, किसी जोड़ तोड़ खींचतान में जुटे होंगे। लेकिन आप गौर करें तो हर राजनीतिक दल में ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो राजनीति से परे अपना समय, अपना जीवन समाज की सेवा में, समाज के लोगों के उत्थान में खपा देते हैं। उनके ये सेवा कार्य राजनीति में लोगों की आस्था को, विश्वास को मजबूत बनाए रखते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को समर्पित मेरा एक सुझाव है। हम अपने सदनों में बहुत सी विविधताएं करते हैं, जैसे प्राइवेट बिल लाते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं। कुछ सदनों में 0 ओवर के लिए समय निकालते हैं। क्या साल में 3-4 दिन, किसी सदन में 1 दिन, किसी समय 2 दिन ऐसे रखे जा सकते हैं कि जिसमें समाज के लिए कुछ विशेष कर रहे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके अनुभव हम सुने, वो अपने अनुभव बताएं, अपने समाज जीवन के इस पक्ष के बारे में भी देश को जानकारी दें। आप देखिएगा, इससे दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ ही समाज के अन्य लोगों को भी कितना कुछ सीखने को मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र के नेताओं का एक जो रचनात्मक योगदान भी होता है, वह भी उजागर होगा। और जो रचनात्मक कामों में लगे हुए लोग हैं, उनको भी राजनीति से दूरी बनाए रखने की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसके बजाय ऐसी सोच, ऐसी सेवा करने वाले लोग
राजनीति से जुड़ते जाएंगे तो राजनीति भी अपने आप में समृद्ध होगी। और मैं मानता हूं कि एक छोटी सी कमेटी बना दी जाए जो ऐसे अनुभवों के संबंध में स्क्रीनिंग कर लें, वेरीफाई कर लें और फिर कमेटी तय करे कि भाई इतने लोगों का कथन होना चाहिए। तो आप देखिए क्वालिटेटिवली बहुत चेंज आएगा। और मैं जानता हूं कि पीठाधीश जो हैं वे इन बातों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे अच्छी से अच्छी चीजें खोज करके ले आना। लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरह के आयोजन से बाकी सदस्यों को राजनीति से भी ज्यादा, राजनीति से भी कुछ अलग, कुछ न कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी और साथ ही देश को भी इस तरह के प्रयासों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। साथियों, हम क्वालिटी डिबेट को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी और आवश्यकता है, हम लगातार कुछ न कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। डिबेट में वैल्यू एडिशन कैसे हो, क्वालिटेटिवली डिबेट लगातार नए स्टैंडर्ड्स को कैसे प्राप्त करे, हम क्वालिटी डिबेट के लिए भी अलग से समय निर्धारित करने के बारे में सोच सकते हैं क्या? ऐसे डिबेट जिसमें मर्यादा का, गंभीरता का पूरी तरह से पालन हो, कोई राजनीतिक छीटाकशी ना हो, एक तरह से वो सदन का सबसे हेल्दी समय हो, हेल्दी डे हो। मैं रोज के लिए नहीं कह रहा हूं, कभी 2 घंटे, कभी आधा दिन, कभी 1 दिन। क्या हम इस तरह का कुछ प्रयास कर सकते हैं? हेल्दी डे, हेल्दी डिबेट, क्वालिटी डिबेट, वैल्यू एडिशन करने वाली डिबेट, रोजमर्रा की राजनीति से बिल्कुल मुक्त डिबेट। साथियों, ये आप भी भली भांति जानते हैं कि जब देश की संसद या कोई विधानसभा अपना नया कार्यकाल शुरू करती है तो उसमें ज्यादातर सदस्य फर्स्ट टाइमर होते हैं। यानी राजनीति में बदलाव लगातार होते हैं, जनता लगातार नए लोगों को, नई ऊर्जा को मौका देती है और जनता के ही प्रयासों से सदन में भी हमेशा ताजगी, नया उत्साह, नया उमंग आता ही है। हमें इस नए पैन को नई कार्यप्रणाली में ढालने की जरूरत है कि नहीं है? मुझे लगता है कि बदलाव आवश्यक है। इसके लिए ये जरूरी है कि नए सदस्यों को सदन से जुड़ी व्यवस्थित ट्रेनिंग दी जाए, सदन की गरिमा और मर्यादा के बारे में उन्हें बताया जाए। हमें अक्रॉस द पार्टी सतत संवाद बनाने पर बल देना होगा। राजनीति के नए मापदंड भी बनाने ही होंगे। इसमें आप सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की भूमिका भी बहुत अहम है। साथियों, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्राथमिकता सदन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की भी है। इसके लिए जितना जरूरी सदन का डिसिप्लिन है, उतना ही आवश्यक तय नियमों के प्रति कमिटमेंट भी है। हमारे कानूनों में व्यापकता तभी आएगी जब उनका जनता के हितों में सीधा जुड़ाव होगा और इसके लिए सदन में सार्थक चर्चा, परिचर्चा बहुत जरूरी है। खास तौर पर सदन में युवा सदस्यों को, आकांक्षी क्षेत्रों से आने वाले जनप्रतिनिधियों को
महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। हमारी समितियों को भी इसी तरह ज्यादा व्यवहारिक और प्रासंगिक बनाए जाने पर विचार होना चाहिए। इससे हमारे लिए न केवल देश की समस्याएं और उनके समाधान जानना आसान होगा, बल्कि नए आइडियाज भी सदन तक पहुंचेंगे। साथियों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि बीते सालों में देश ने वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड जैसी कई व्यवस्थाओं को लागू किया है। क्या इसी तरह की सुविधाओं से हमारी जनता भी कनेक्ट हो रही है और पूरे देश में भी एक साथ हमने एक नया अनुभव आ रहा है, मानो देश उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कोने कोने में कनेक्ट हो रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारी सभी विधानसभाएं और राज्य अमृत काल में इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएं। मेरा एक विचार, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, क्या यह संभव है? एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी टेक्नोलॉजिकल बूस्ट दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करें। हमारे हाउसेस के लिए सारे रिसोर्सेज इस पोर्टल पर उपलब्ध हो। सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर पेपरलेस मोड में काम करें। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति महोदय के नेतृत्व में आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इस व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे संसद और सभी विधानमंडलों की लाइब्रेरीज को भी डिजिटाइज करने और ऑनलाइन अवेलेबल कराने के लिए चल रहे कार्यों में भी तेजी लानी होगी। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हम तेजी से आजादी के 100 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी 75 वर्षों की यात्रा इस बात की साक्षी है कि समय कितनी तेजी से बदलता है। अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल के बाद हम आजादी के 100 साल मनाने वाले हैं और इसलिए यह अमृत काल 25 साल का बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसमें हम एक मंत्र पूरी मजबूती के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि से वो मंत्र है कर्तव्य, 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 कर्तव्य ही कर्तव्य। सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो। सदस्यों की वाणी में भी कर्तव्य की महक हो, उनके वर्तन में भी कर्तव्य की परिपाटी हो, परंपरा हो। सदियों की जीवन शैली, आचार विचार में भी कर्तव्य प्राथमिक हो। सदस्यों के मंथन में, वाद विवाद में, संवाद में, समाधान में, हर बात में कर्तव्य सर्वोपरि हो। हर तरफ सिर्फ कर्तव्य की बात हो, कर्तव्य का बोध हो। अगले 25 साल की हमारी कार्यशैली के हर पहलू में
कर्तव्य को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हमारा संविधान भी हमें यही कहता है। जब सदनों से यह संदेश जाएगा, जब सदनों में यह संदेश बार बार दोहराया जाएगा, तो इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा। देश बीते 75 वर्षों में जिस गति से आगे बढ़ा है, उससे कई गुना गति से देश को आगे बढ़ाने का मंत्र है कर्तव्य। 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य, एक महान संकल्पों की पूर्ति के लिए कर्तव्य। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब संसदीय व्यवस्था की 100 वर्ष की इस नई पहल के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी इस समिट बहुत ही सफल हो। 2047 में देश को कहां ले जाना है, सदन उस पर क्या भूमिका अदा करेंगे, इसकी स्पष्ट रूपरेखा के साथ आप यहां से चलेंगे, देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। निष्काम भाव से कर्तव्य पथ पर निरंतर अविरल गतिमान परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, देश के विकास की तलब जन जन में जगाने के लिए लोक भागीदारी, जन भागीदारी की लौ हर मन में जगाने के लिए शुक्रगुजार हैं हम। इस मुबारक मौके पर अमूल्य मार्गदर्शन के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, हृदय तल से कोटि कोटि आभार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर हंसराज जी से आदर सहित विनती है, सम्माननीय अतिथियों के विधिवत धन्यवाद के लिए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के चेयरमैन एवं लोकसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, राज्यसभा के माननीय उप सभापति श्री हरवंश जी का, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी का, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का, विधान परिषदों विधानसभा सभाओं के पीठासीन अधिकारी, उप पीठासीन अधिकारी, मंत्री परिषद के सभी सदस्यगण, माननीय विधायकगण, विधानसभा के सभी पूर्व अध्यक्ष जो आज यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, तथा मीडिया के सभी साथीगण, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रदेशवासियों की तरफ से तथा सदन में मौजूद सभी प्रतिनिधियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का इस सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आपने अपने संबोधन में हम सभी का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आज के कार्यक्रम के अतिथि एवं मुख्य अतिथि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के चेयरमैन श्री ओम बिरला जी का। उनके कुशल नेतृत्व में इस कार्यक्रम का खूबसूरती के साथ आगाज हुआ है। आज हम अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तथा 22वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का ये प्रथम दिन है। मैं इस सम्मेलन के शताब्दी वर्ष समारोह को शिमला में आयोजित करने तथा उस सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने अपने संबोधन के माध्यम से जहां संसदीय प्रणाली पर प्रकाश डाला है, वहीं लोकतंत्र की मजबूती और ज्यादा प्रयास करने की इच्छा जाहिर की है। कर्तव्य शब्द का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेहतरीन तरीके से किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश जी का, हिमाचल प्रदेश के
विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष विपिन परमार जी का, नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने अपने उद्गार यहाँ विधानसभा में व्यक्त किए हैं, मैं इन सबका भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। मैं विधानसभा सभाओं के सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों, विधान परिषदों के पीठासीन उप अध्यक्षों, आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आप समय पर जो है वो इस माननीय सदन में मौजूद हुए। मैं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, राज्यसभा तथा लोकसभा के माननीय सभी सदस्यगण, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, माननीय विधायकगण, हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के पूर्व पीठासीन अधिकारी तथा मीडिया के साथियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहां उपस्थित होकर के इस ऐतिहासिक अवसर पर इस शताब्दी समारोह की शोभा को बढ़ाया है। मैं पत्रकार दीर्घा में उपस्थित मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना अमूल्य समय देकर इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल हुए हैं। मुझे सचिव विधानसभा, विधानसभा के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, लोक निर्माण, विद्युत, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगर निगम, अग्निशमन, स्वास्थ्य, लोक संपर्क, दूरदर्शन, डाक तथा अन्य विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करना है जो इस समारोह को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। मुझे हिमाचल प्रदेश के पुलिस एवं गृह विभाग और स्थानीय प्रशासन का भी आभार व्यक्त करना है जिन्होंने सुरक्षा समारोह से संबंधित सभी नियमों को जो है यहाँ पर लागू किया है। मैं विशेष तौर से फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी ने और नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष एकेडमी का धर्मशाला में रखा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में उसको आपके मार्गदर्शन में और माननीय अध्यक्ष संसद ओम बिरला जी के माध्यम से हमें मिलेगी। इस कामना के साथ मैं फिर से आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभी पीठासीन अधिकारियों का और यहाँ मौजूद सभी लोगों का व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।